नमस्कार। इंग्लिश लिटरेचर में जब 16th सेंचुरी की बात होती है या एलिजाबेथन एज की बात होती है तो दो मूवमेंट्स की बात प्रोमिनेंटली होती है, जिसमें पहला है रेनेसा, दूसरा है रिफॉर्मेशन। रेनेसा पर एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ पहले। आज की वीडियो में हम रिफॉर्मेशन की बात करेंगे। रिफॉर्मेशन का पीरियड, जैसे कि रेनेसा का पीरियड हम फिक्स नहीं कर सकते, कोई एक फिक्स डेट नहीं दे सकते कि साहब रेनेसा इस डेट से शुरू हुआ और इस डेट को ख़त्म हुआ, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स हैं ये दोनों ही। चाहे आप रेनेसा की बात कीजिए या रिफॉर्मेशन की बात कीजिए, तो दोनों ही मूवमेंट्स ऐसे हैं जो एकदम से नहीं आए बल्कि स्लोली आए। तो पूरी सेंचुरी को हम 16th सेंचुरी को उसमें शामिल कर लेते हैं। इसी तरीके से रिफॉर्मेशन, रेनेसा की बात की तब भी यही बात हुई थी कि भाई उसमें पूरी हम 16th सेंचुरी को शामिल करेंगे। यहाँ रिफॉर्मेशन की बात होगी तब भी वही बात होगी कि हम 16th सेंचुरी को पूरा शामिल करेंगे उसमें, और 17th सेंचुरी का भी कुछ पार्ट आएगा। तो 16th सेंचुरी की जैसे आप 1520 से ले सकते हैं, 1525 से ले सकते हैं, 1527 से ले सकते हैं, जबकि एक झगड़ा हुआ था राजा और चर्च के बीच में। राजा ने अपनी शादी का एनलमेंट वो चाहता था और पोप ने इनकार कर दिया था। तो एक वहाँ से धार्मिक शुरुआतों की एक आगाज़ आप कह सकते हैं कि धार्मिक रिफॉर्मेशन की एक शुरुआत वहाँ से हुई। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ फीचर्स। द रिफॉर्मेशन एंड इट्स सेलिएंट फीचर्स, यानी रिफॉर्मेशन और उसके ख़ास फीचर्स क्या हैं। रिफॉर्मेशन इन जर्मनी, जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट है उसकी शुरुआत जर्मनी से मानी जाती है। इन जर्मनी द रेनेसा स्पोक थ्रू द इंटेलेक्ट। तो जर्मनी में जो रेनेसा मूवमेंट था वो इंटेलेक्ट के थ्रू बोला, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उनके थ्रू सामने आया। तो चाहे रिफॉर्मेशन हो, रिफॉर्मेशन भी जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे कि जो क्रांतियाँ आती हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, इंटेलेक्ट होती है। तो यही रेनेसा के साथ था, यही रिफॉर्मेशन के साथ था कि ये जो मूवमेंट्स हैं वो इंटेलेक्ट के थ्रू आई, यानी कि इंटेलेक्चुअल लोगों के थ्रू आई, यानी कि बौद्धिक लोगों के थ्रू आई, स्कॉलर्स के थ्रू आई। कंसिक्वेंटली, परिणामतः, इट एज्यूम्ड, इसने अपना लिया अ रिलीजियस कैरेक्टर, एक धार्मिक रूप, एंड मर्ज्ड एट वंस, और वो शामिल हो गया। मर्ज माने शामिल होना, आप कॉल मर्ज करते हैं ना, दो लोगों की कॉल जैसे मर्ज कर लेते हैं, तो मर्ज माने शामिल हो गया। एट वंस इनटू द रिफॉर्मेशन, तुरंत ही वो आगे चलकर रिफॉर्मेशन में शामिल हो गया। द जर्मन मंक, जर्मन साधु मार्टिन लूथर स्टूड अप अगेंस्ट। तो मार्टिन लूथर का नाम प्रोमिनेंटली आता है जब बात रिफॉर्मेशन की होती है, तो वो खड़े हो गए किसके खिलाफ? अगेंस्ट द फॉल्स डॉक्ट्रिन्स, जो झूठे सिद्धांत थे ऑफ द कैथोलिक चर्च, कैथोलिक चर्च के। ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द एक्लीसियास्टिकल एब्यूजेस। ही प्रोटेस्टेड यानी उन्होंने विद्रोह किया, अगेंस्ट खिलाफ, द एक्लीसियास्टिकल माने कि धार्मिक या चर्च से संबंधित, एब्यूजेस माने दुरुपयोग, जो चर्च की शक्तियों का, पावर्स का दुरुपयोग होता था, उनके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बाय नेलिंग अप माने ठोक कर या लटका कर, ऑन द चर्च डोर, चर्च के दरवाजे पर उन्होंने एक कील लगाकर, नेल माने कील होती है, तो चोबा ठोक कर, कील ठोक कर उन्होंने लटका दिया। एट विटनबर्ग में अ लिस्ट, एक लिस्ट उन्होंने लटकाई, एक सूची, ऑफ हिज क्रिटिसिज्म्स, अपनी आलोचनाओं की, इन 1515 में। सून, जल्दी ही, जर्मनी वॉज इन रिवोल्ट, जर्मनी में क्रांति हो गई, अगेंस्ट द ऑथोरिटी ऑफ रोम, रोम के ऑथोरिटी के खिलाफ, रोम की ताकत के खिलाफ। एज द रिफॉर्मेशन स्प्रेड, जब रिफॉर्मेशन फैला, इट स्प्लिट यूरोप इंटू टू आर्म्ड कैंप्स। इट स्प्लिट, इसने तोड़ दिया यूरोप को दो आर्म्ड माने सशस्त्र कैंप्स में। द यूनिटी विच द कैथोलिक चर्च हैड गिवन टू मेडिवल यूरोप वॉज शैटर्ड, यानी जो यूनिटी, जो एकता कैथोलिक चर्च ने दी थी मेडिवल यूरोप को, यानी मध्यकालीन यूरोप को, वॉज शैटर्ड, वो बिखर गई। द क्रिश्चियन यूरोप यानी ईसाई यूरोप वॉज डिवाइडेड, बट गया, इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में। पहला, वन द रोमन कैथोलिक, द अदर कॉल्ड प्रोटेस्टेंट। तो रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ
जो विद्रोह करने वाले लोग थे वो कौन कहलाए? प्रोटेस्टेंट। जिन्होंने प्रोटेस्ट किया वो प्रोटेस्टेंट हो गए। दस इस प्रकार द सुप्रीमेसी ऑफ द पोप, यानी सुप्रीमेसी होती है सर्वोच्चता, ऑफ द पोप इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, हॉलैंड में, नॉर्दर्न जर्मनी उत्तरी जर्मनी में, एंड स्कैंडिनेविया में, वॉज ब्रॉट टू एन एंड, उसका अंत हो गया। इसके बाद है क्रिटिसिज्म ऑफ द चर्च बाय जॉन वाइक्लिफ, जॉन वाइक्लिफ के द्वारा चर्च की आलोचना। अ रिवोल्ट अगेंस्ट द पेपल चर्च, एक रिवोल्ट माने एक विद्रोह हुआ अगेंस्ट खिलाफ द पेपल चर्च, यानी पोप के चर्च के खिलाफ, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, पहले ही शुरू हो गया था इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, इन द 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी में। जॉन वाइक्लिफ वॉज द फर्स्ट, जॉन वाइक्लिफ पहला था, टू अटैक, आक्रमण करने वाला, द पेपेसी, यानी पोप की ताकत के पर, एंड द मास एज इंस्टीट्यूशंस, और जो पोप की सभा हैं उनको एज इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाओं के रूप में उन पर अटैक करने वाले जॉन वाइक्लिफ थे। ही इज़ देयरफॉर कॉल्ड, इसीलिए उनको कहा जाता है द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, रेनेसा का भोर का तारा। तो ये आपको नोट भी करना है क्योंकि पूछा जा सकता है। ही क्रिटिसाइज्ड, उन्होंने आलोचना की, द आइडलनेस ऑफ मंक्स, आइडलनेस माने आलस्य की, ऑफ द मंक्स साधुओं की, मठाधीशों की, द रिचेज ऑफ अ माइनॉरिटी, यानी द रिचेज जो धन था, ऑफ अ माइनॉरिटी माने मुट्ठी भर लोगों के पास, द मिसयूज और दुरुपयोग, ऑफ द कन्फेशनल एंड द टैरिफ इन रेलिक्स। द कन्फेशनल, जैसे लोग कन्फेस करने आते हैं ना, अपने पाप किया और कन्फेस करने आते हैं तो उनसे पैसा लिया जाता था, तो इस चीज़ का दुरुपयोग किया जाता था। किसी से कोई भी पाप हो गया, कोई गलती हो गई तो भाई इतने पैसे दे और तेरे पाप धुल जाएंगे, कन्फेस कर यहाँ पर चर्च में आके। तो वो थे मिसयूज ऑफ द कन्फेशनल एंड द टैरिफ इन रेलिक्स, यानी जो कर लिया जाता था, इन सब की उन्होंने आलोचना की। ही लेफ्ट बिहाइंड टू थिंग्स, उन्होंने दो चीज़ें पीछे छोड़ी हैं। अ ग्रुप ऑफ डिवोटेड फॉलोअर्स, एक तो समूह था उनके समर्पित फॉलोअर्स का, अनुयायियों का, एंड अ ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, और दूसरा था बाइबल का ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में। हिज फॉलोअर्स वर निकनेम्ड, उनके जो अनुयायी थे उनका नाम दिया गया था, उपनाम दिया गया था लॉलार्ड्स। ये लॉलार्ड्स मूवमेंट भी कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि जॉन वाइक्लिफ के फॉलोअर्स को लॉलार्ड्स कहा जाता है। ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि लॉलार्ड्स कौन थे। दे वेंट अबाउट प्रीचिंग द मोर एक्सट्रीम ऑफ हिज व्यूज़, यानी दे वेंट अबाउट का मतलब वो घूमते रहे, प्रीचिंग माने उपदेश देते हुए, द मोर एक्सट्रीम और ज़्यादा जो अधिकता है, ऑफ हिज व्यूज़ उनके विचारों की, यानी उनके विचारों को फैलाते हुए लॉलार्ड्स लोग घूमते रहे। किसके विचारों को? जॉन वाइक्लिफ के विचारों को। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे कि लॉलार्ड्स किसे कहा जाता है। फिर है हेनरी VIII एंड द ब्रेक विद रोम। द चर्च ऑफ इंग्लैंड कुड नॉट बिकम इंडिपेंडेंट, इंग्लैंड का चर्च इंडिपेंडेंट यानी स्वाधीन नहीं बन पाया बिफोर द कमिंग ऑफ हेनरी VIII के आने से पहले। सिंस द रोमिश चर्च डिड नॉट अलाउ, सिंस क्योंकि ये अभी मैंने शुरुआत में बात की थी ना हेनरी VIII की, राजा की, तो जो रोम के चर्च ने डिड नॉट अलाउ माने अनुमति नहीं दी, इजाज़त नहीं थी हेनरी VIII अ सेकेंड मैरिज, हेनरी VIII को दूसरी शादी करने की, फॉर गेटिंग अ मेल हेयर, एक उनको बेटा चाहिए था, मेल हेयर माने अपने सिंहासन के लिए एक पुरुष उत्तराधिकारी चाहिए था, बेटा चाहिए था, राजकुमार चाहिए था, तो दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दी। ही ब्रोक विद रोम, तो इसलिए उन्होंने नाता तोड़ लिया रोम से कंप्लीटली, पूरी तरीके से, एंड पेट्रोनाइज्ड और संरक्षण दिया प्रोटेस्टेंटिज्म इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में उन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म को संरक्षण दिया। ये सारी बातें आपको नोट करके रखनी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ज़रूर पूछी जाती हैं। द ब्रेक विद रोम वॉज कंप्लीट, तो रोम के साथ ब्रेक यानी संबंध विच्छेद वॉज कंप्लीट पूरा हुआ बाय 1536 में, बट द चर्च ऑफ इंग्लैंड रिमेन्ड कैथोलिक इन इट्स डॉक्ट्रिन्स, लेकिन इंग्लैंड का चर्च फिर भी कैथोलिक रहा अपने सिद्धांतों में। फिर है द रिफॉर्मेशन एंड द बाइबल।
देयर वॉज अ कंट्रोवर्सी, एक कंट्रोवर्सी थी, मीन्स एक झगड़ा था बिटवीन द कैथोलिक्स एंड द रिफॉर्मर्स। कैथोलिक लोगों के बीच में, कैथोलिक और रिफॉर्मेशन वाले लोगों के बीच में, यानी सुधारवादी लोगों के बीच में। रिफॉर्म माने सुधार करना ही होता है। ओवर द क्वेश्चन, एक सवाल पर, ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इनटू इंग्लिश, बाइबल का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के ऊपर, एंड द डिसोल्यूशन ऑफ रिलीजियस हाउसेस, और जो रिलीजियस हाउसेस थे, धार्मिक घराने थे, उनका डिसोल्यूशन, उनको समाप्त करने पर। विलियम टिंडेल वॉज अ गुड ह्यूमनिस्ट, विलियम टिंडेल का नाम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है रिफॉर्मेशन के मामले में। तो वो एक अच्छे ह्यूमनिस्ट यानी मानवतावादी थे, एंड डिफेंडर, और वो संरक्षक थे ऑफ द रिफॉर्मेशन के। अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर के इंस्पिरेशन में यानी उनकी प्रेरणा से, ही बिगेन टू ट्रांसलेट, उन्होंने ट्रांसलेट करना शुरू किया, तर्जुमा करना शुरू किया द न्यू टेस्टामेंट का इनटू इंग्लिश, अंग्रेज़ी में, एंड हैड हिज ट्रांसलेशन प्रिंटेड, और उन्होंने अपना ट्रांसलेशन प्रिंट करवाया, छपवाया इन 1525 में। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड, इसको इंग्लैंड में परिचित कराया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया, वेयर द ग्राउंड हैड बीन प्रिपेयर्ड, जहाँ भूमि तैयार कर ली गई थी बाय वाइक्लिफ के द्वारा, एंड वेयर देयर वर सम लोकल सर्वाइवल्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ लॉलार्ड्स, और जहाँ कुछ लोकल सर्वाइवल्स थे यानी क्षेत्रीय लोग मौजूद थे, ऑफ द स्पिरिट ऑफ लॉलार्ड्स यानी जिनमें लॉलार्ड्स की भावना थी, यानी कि जो कि जॉन वाइक्लिफ के फॉलोअर थे। लॉलार्ड्स आप पहले ही परिचित हो चुके हैं। सर टॉमस मूर केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद टिंडेल, सर टॉमस मूर का झगड़ा हो गया टिंडेल से ऑन द क्वेश्चन ऑफ ट्रांसलेटिंग द बाइबल को ट्रांसलेट करने के सवाल पर, बट ही वॉज नॉट टू एनी एडवांटेज, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं निकला। टिंडेल वॉज परसिक्यूटेड, टिंडेल को उन पर मुकदमा चलाया गया, प्रताड़ित किया गया, एंड पुट टू डेथ, और उनको मृत्युदंड दिया गया इन 1535 में। द रिफॉर्मेशन वॉज ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड इन इंग्लैंड, यानी रिफॉर्मेशन ऑफिशियली यानी सरकारी रूप से, ऑफिशियल रूप से एस्टेब्लिश हो गया, स्थापित हो गया इन इंग्लैंड में। टिंडेल्स ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, टिंडेल का जो ट्रांसलेशन था बाइबल का, वॉज कंप्लीटेड, उसको पूरा किया गया बाय माइल्स कवरडेल के द्वारा। ये थोड़ा सा आपके लिए याद रखने वाली चीज़ है कि टिंडेल पूरा नहीं कर पाए अपने जीवन में बाइबल का ट्रांसलेशन, तो उसको पूरा किसने किया? माइल्स कवरडेल ने। ये नोट कर लीजिएगा आप। फिर एंड वॉज ब्रॉडकास्ट ओवर द कंट्री, और उसको पूरे देश में फैलाया गया। टू द ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल, यानी बाइबल के ट्रांसलेशन के साथ द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर ड्रॉन अप अंडर एडवर्ड VI इन 1549 वॉज एडिड। तो इसके साथ और क्या जोड़ा गया? बुक ऑफ कॉमन प्रेयर जोड़ी गई, जो कि एडवर्ड VI के ज़माने में लिखी गई थी, वॉज एडेड, और उसमें जोड़ दी गई। द डिसोल्यूशन ऑफ रिलीजियस हाउसेस, फिर जो धार्मिक घराने हैं उनका डिसोल्यूशन। द अदर ग्रेट चेंज, जो दूसरा महान परिवर्तन इन द रेन ऑफ हेनरी VIII, जो हेनरी VIII के ज़माने में हुआ, कार्यकाल में हुआ, वॉज द सप्रेशन ऑफ द रिलीजियस हाउसेस, वो था जो धार्मिक घराने थे उनका सप्रेशन, उनका दबाया जाना, उनका समाप्त किया जाना। फ्रॉम 1538 to 1539 देयर वॉज एन इनॉर्मस डिस्ट्रक्शन ऑफ बुक्स, यानी बड़े पैमाने पर किताबों का डिस्ट्रक्शन हुआ, विनाश हुआ। मोनास्टरीज होते हैं मठ, विच हैड बीन एसाइलम्स फॉर स्टूडियस स्कॉलर्स, जो कि एसाइलम्स रहे थे, यानी जहाँ शरण ले रखी थी, रहते थे। स्टूडियस माने पढ़ने वाले, स्कॉलर्स माने विद्वान। तो वो मठ डिसअपियर्ड माने गायब हो गई।
द ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज कॉलेजेस रिजर्व फॉर रिलीजियस स्टडीज़। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज कॉलेज यानी ये यूनिवर्सिटीज़ थी, रिजर्व जो कि रिजर्व थी फॉर रिलीजियस स्टडीज़ यानी धार्मिक पढ़ाई के लिए, धार्मिक अध्ययन के लिए, बिकेम एम्प्टी, वो खाली हो गई। हायर एजुकेशन सफ़र्ड, और उच्च शिक्षा ने बड़ा कष्ट उठाया यानी उसका नुकसान हुआ। द रिफॉर्मेशन एंड इंग्लिश लिटरेचर, रिफॉर्मेशन और इंग्लिश लिटरेचर का क्या संबंध रहा। द ट्रांसलेशंस ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश, यानी जब बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ इंग्लिश में, हैड इनकम्पेरेबल इन्फ्लुएंस, तो उसका बड़ा अद्वितीय प्रभाव पड़ा। इनकम्पेरेबल जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, अतुलनीय प्रभाव पड़ा ऑन इंग्लिश प्रोज पर। सिंस द प्रोज यूज्ड इन द बाइबल, क्योंकि जो प्रोज बाइबल में प्रयोग की गई थी वॉज रिमूव्ड, माने वो अलग थी फ्रॉम पेडेंट्री। पेडेंट्री होती है अपनी विद्वता को दिखाना, ज्ञान का प्रदर्शन, पांडित्य प्रदर्शन, तो वो मतलब सिंपल अच्छी इंग्लिश थी और पेडेंट्री से दूर थी। एंड ट्रिवियलिटी होती है तुच्छता, यानी निम्न कोटि की जो होती है, बिलो स्टैंडर्ड जो होती है, तो बिलो स्टैंडर्ड भी नहीं थी और पेडेंट्री भी उसमें नहीं थी, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करना, वो सब भी उसमें नहीं था। तो बहुत अच्छी भाषा में लिखी गई थी बाइबल। इट अपील्ड टू ऑल क्लासेस, इसलिए उसने अपील किया यानी प्रभावित किया टू ऑल क्लासेस, सभी वर्गों को। दस इस प्रकार द बाइबल हैड अ ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस, बाइबल का बड़ा विचित्र, बड़ा मतलब आप ट्रेमेंडस को क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा वाइड विस्तृत प्रभाव पड़ा ऑन इंग्लिश प्रोज, अंग्रेज़ी गद्य पर। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है की वजह से, किसकी वजह से, इट्स सिंप्लिसिटी, इसकी साधारणता की वजह से, क्लैरिटी उसकी स्पष्टता की वजह से, एंड ओरिजिनलिटी और इसकी मौलिकता की वजह से। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैथोलिक्स एंड द प्रोटेस्टेंट्स, जो संघर्ष था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में, बिकेम बन गया द थीम ऑफ पोएट्री, काव्य की विषय वस्तु, डायरेक्टली सीधे तौर पर, एंड इनडायरेक्टली और परोक्ष, डायरेक्ट प्रत्यक्ष होता है और इनडायरेक्ट परोक्ष होता है, परोक्ष तौर पर। द प्यूरिटन्स होते हैं पवित्रतावादी, लाइक मिल्टन, जैसे कि मिल्टन थे, कंडेमनेट, उन्होंने आलोचना की। द रोमन कैथोलिक लोगों की इन देयर सोनेट्स एंड एपिक्स, अपनी सोनेट्स में और अपने एपिक माने महाकाव्य, उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन लिखा है, तो उसमें उन्होंने आलोचना की है रोमन कैथोलिक्स की। ठीक है, तो रिफॉर्मेशन के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में एक और टॉपिक देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।